सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली साइंस की एक और सुपर प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो देखिए, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि साइंस सीरीज के अंदर जितने भी मैं क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, मलाई की तरह एकदम चाट जाइए। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साइंस कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस महापीडीएफ 3.0 जो आ रहा है उसका साइंस पढ़ लीजिएगा, आपका सारा का सारा जो है साइंस क्लियर हो जाएगा। 10 में 10 आप पूरा लेकर के आओगे यहाँ पे साइंस में। तो फटाफट चलिए, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास का। बेहद महत्वपूर्ण क्लास है, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। और आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर के आया हूं, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो उसके लिए फटाफट सबसे पहले क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को शेयर करोगे, व्यूज आएंगे अच्छे खासे अगर क्लासेस पे, तो मैं हर सब्जेक्ट की क्लासेस जो है लाने का प्रयास करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो, नए अगर जो है आप सब्सक्राइबर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितनी भी डेली क्लासेस आ रही हैं, समय पे क्लासेस लेते रहिए। और आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एक 2024 बैच के लिए जो है, ठीक है। एक 2024 बैच के नाम से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। वो प्लेलिस्ट वहां से अब आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, सबसे ऊपर ही दिखाएगा। चलिए आ जाइए। अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी क्या है भाई साहब, महापीडीएफ 3.0 वो दिन आ गया जिसका हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ चुका है, 28 सितंबर। कल है 28 सितंबर और कल मिलते हैं आपसे महापीडीएफ 3.0 के साथ में, ठीक है। तो सभी लोगों को पहले ही बता देता हूं, कल जो है 12 बजे के बाद लगभग 2 या 3 बजे में वीडियो आएगा जो है महापीडीएफ 3.0 के लिए लेने के लिए, ठीक है। सारी चीजें उसमें बताऊंगा। मैं आपको वो बुक भी दिखाऊंगा महापीडीएफ 3.0 वाला, तो बुक देख लीजिएगा, प्लस कैसे लेना है, ठीक है। कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और समय से ले लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पहले 200 कैंडिडेट के लिए जो है RS100 में है ये बुक आपकी। क्योंकि मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट करके अरिहंत वालों से ये करवाया है, ठीक है। देखो, ये मत सोचना कि ये बुक अरिहंत की है, नहीं। इसका स्पॉन्सर जिसको कहते हैं डिजिटल स्पॉन्सर, जो अरिहंत है, इसको अमेजन पे जो है अरिहंत बेचेगा RS200 का। जब आप अमेजन पे इसका प्राइस देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको वहां पे 200 रुपए दिखाएगा। लेकिन ये पीडीएफ मेरी है, मैंने खुद तैयार किया आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल नई जो है इस बार की ये बुक है। तो पहले 200 कैंडिडेट के लिए जो है रिक्वेस्ट करके मैंने 100 रुपए में इस बुक को बुक करवाया है। तो कल ये वीडियो आएगी, कैसे लेना है। खुशखबरी कल आ गई है आपकी। कल ये महापीडीएफ आ रही है 28 सितंबर को। इसको लीजिए, सेक्शन 1 आपका क्लियर है, ठीक है। साइंस और जो है करंट अफेयर्स वगैरह तो मतलब एकदम धूल उड़ा देंगे आप, जो है धूल उड़ा देंगे। और बाकी सब्जेक्ट इस बार देखो, मैथ भी मैंने इंक्लूड कर दिया। मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है, रीजनिंग है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्लियर समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने जो है क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं अपने क्लास के। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू है, कल वाले क्लास का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन फॉर यू में ये बता रहा हूँ। कल वाले क्लास का ध्यान से देखिएगा। आप लोगों की बड़ी गलती एक बताऊं मैं आपको। देखो, आप लोग की बड़ी गलती क्या है ना, कि आप लोग को जब मैं होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देता हूं, तो वो क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट नहीं करते हो। बहुत बड़ी गलती है आप लोग के अंदर। आप शर्माते हो या फिर आपको आता नहीं है, कुछ भी हो भाई, कमेंट करो, ठीक है। नहीं आता है तो आपको अगले दिन मैं बताऊंगा। तो व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ, देखो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हाफ mv², ठीक है। mv² हो गया। तो जब आप ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड ही आधा कर दे रहे हो, ठीक है, वेलोसिटी आधा कर दे रहे हो, तो ये 1/4 हो जाएगा भाई साहब। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, है ना। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी हो जाएगी? अपने ओरिजिनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके आधा हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जाएगी। तो याद रखना, काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4 ऑफ दी ओरिजिनल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए मर्करी थर्मामीटर, ये भी शानदार क्वेश्चन है। मर्करी थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? चेंज इन डेंसिटी ऑफ मैटर एंड हीटिंग, मतलब हीटिंग होने पे जो मैटर उसमें है आपका, उसका डेंसिटी क्या होता है आपका, वो उसमें चेंजेज आते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मैटर एंड हीटिंग, हीटिंग होता है तो जो मैटर है अंदर, जो आपका ये मर्क्यूरी है, उसका एक्सपेंशन होता है। या थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ मैटर, थर्मल रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसको पहले हटा दो। रेजिस्टेंस का यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। चेंज इन मास ऑफ मैटर एंड हीटिंग, मास भी नहीं चेंज होता है। कौन कह रहा है भाई साहब? फटाफट बताइए, इसी दोनों में से कोई एक होगा। डेंसिटी भी नहीं चेंज होता है, क्या होता है? बस एक्सपेंशन होता है। वो क्या होता है? एक्सपेंड होता है वो मर्क्यूरी, ठीक है। याद रखना, जब उस पर हिट पड़ता है, जैसे बुखार वगैरह हो किसी को, जब उसके मुंह में जो है थर्मामीटर रखा जाता है उसके मुख में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जितना हीट होता है उस हिसाब से वो एक्सपेंड होता है, जो अंदर मैटर भरा पड़ा है, जो मर्क्यूरी भरी पड़ी है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। व्हाट द मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस, ठीक है। गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रोपेन, बुटेन, मीथेन या
एथिलीन, अरे याद करो यार, अभी मैंने कराया था मार्स गैस, ठीक है। गोबर गैस बनता कहाँ है आपको भी पता है, ठीक है। तो मार्स गैस सड़ी गली चीजों से बनता है गोबर गैस, ठीक है। और मार्स गैस मैंने क्या बताया था भाई साहब, इसको मार्स गैस क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गंदी जगहों से निकलने वाला गैस है, मीथेन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब मीथेन गंदी जगहों से कैसे निकलता है, जैसे जब कोई जगह जो है पानी जम जाए, ठीक है, दलदल कीचड़ हो, वो लंबे समय तक वो पानी जमा रहे, फिर धूप उस पर पड़े और उस वो जब गलना शुरू हो जाता है, ठीक है, सड़ना शुरू हो जाता है, तब जाकर के मीथेन गैस बनता है। तो वही गोबर गैस का मेन कंपोनेंट है मीथेन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी काज मर्क्यूरी पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मर्क्यूरी का प्रदूषण का कारण बनता है। शानदार क्वेश्चन है। सीएफएल लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर या डीजल इंजन, बताइए फटाफट बताइए। देखो मर्क्यूरी पॉल्यूशन, ठीक है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मर्क्यूरी पॉल्यूशन का ये इसीलिए इस बल्ब को बंद कर दिया गया, जो सीएफएल पहले आता था, सीएफएल लैंप पहले हम लोग यूज करते थे, याद करो। सीएफएल हटा करके इसीलिए एलईडी लाया गया, ठीक है, इसीलिए एलईडी इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। तो सीएफएल पहले जो यूज किया जाता था, अभी जस्ट कितना साल हुआ, 6-7 साल हुआ, 6-7 साल पहले सीएफएल ही यूज किया जाता था। तो ये क्या है, मर्क्यूरी पॉल्यूशन का कारण बनता था, ठीक है। तो मर्क्यूरी पॉल्यूशन का कारण बनता था, जिसके कारण इसको क्या है, बैन कर दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया गया सीएफएल लैंप को। चलो अब कोई नहीं यूज करता है, जो है इंडिया में तो खास के कोई नहीं यूज करता होगा, जहां तक मैं जानता हूं सीएफएल लैंप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन सर्किट, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाता है। स्पैग्नोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर या मैग्नीटोमीटर, कौन सा होता है भाई साहब। अरे गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर ही तो जो है किसी सर्किट में करंट के जो है प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है ना। चलो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये बेहद इजी है, एग्जाम में लेकिन आ चुका है, गलत मत करिएगा। मिथेलिन, एथिलीन, एसीटोन या मीथेन, तो एथिलीन होगा ये, ठीक है, क्या होगा, एथिलीन होगा। ये लिक्विड फॉर्म में अब आ रहा है, ठीक है, पहले मतलब ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर अब जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही जो है छोटी सी डिब्बी आती है, ठीक है, एथिलीन की, ये लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। फलों को जो है पानी में, जैसे पहले इसको एथिलीन को पानी में घोला जाता है, फिर फलों को उसमें डुबा करके पानी में जो है डुबा डुबा के निकाल करके, जो पहले सूती बोरे होते हैं, आपको पता होगा, जो सूती बोरे होते हैं उसमें रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, और वो क्या है, पक जाता है। अगर सूती बोरे में नहीं भी रखते हो, अगर वैसे ही एथिलीन में जो है एथिलीन वाले पानी में डिबो डुबो के उसको निकाल के अगर वैसे भी रख देते हो, वो कुछ समय बाद फल पक जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस हैव थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड, शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि कौन से एसिड के कारण जो वेनस ग्रह है हमारा, ठीक है, ध्यान से सुनेगा, जो शुक्र ग्रह है, आपको भी पता है कि ये बहुत ही खतरनाक जो है, इसका जो एटमॉस्फेयर है ना शुक्र ग्रह का, बहुत ही खतरनाक है। और ये क्या है, इसका जो क्लाउड है, ठीक है, इसी गैस की वजह से बहुत अधिक मात्रा में ये वहां पे ये एसिड है, आपका गैस कह रहा हूं, ये एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो इसके इसी जो है एसिड की वजह से क्या है, वहां की जो क्लाउड है ना वो ज्यादा मोटे हैं, ठीक है, थिक, ठीक है, व्हाइट और येलोइश मतलब पीलापन है उनके क्लाउड, जो क्लाउड से वहां के बादल है उसमें वो क्या है, थोड़े ठीके सफेद और येलोइश है, ठीक है, पीलेपन है। तो वायु कौन सा अम्ल शुक्र के वायुमंडल में घने सफेद और पीले रंग के बादल बनाता है, कौन सा बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, सही क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा जो है ना वहां के एटमॉस्फेयर में बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है, और इतने घने वहां के बादल इतने घने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा शुक्र ग्रह के बारे में डिटेल में, तो आप जान करके जो है हैरान रह जाओगे, ठीक है, बहुत ही घने बादल है, ठीक है। तो वहां के एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है बहुत ही अधिक मात्रा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, on which of the following date summer solstice is observed in southern hemisphere, शानदार क्वेश्चन है। 21, देखो समर सोलिस्टिस में कल मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर में पढ़ाया था 21 जून वाला, और यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में पूछ रहा है, ठीक है, कि किस डेट में समर सोलिस्टिस साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जर्व किया जाता है। 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई या 18 जनवरी, कब होगा, दैट इज 21 दिसंबर होता है, 21 दिसंबर होता है, ठीक है, याद रखना, साउथर्न हेमिस्फीयर पे समर सोलिस्टिस। चलो दोनों जगह विंटर सोलिस्टिस भी याद कर लेना, वो भी मैं करा दूंगा आने वाले समय में। देखो अब क्वेश्चन आपके लेवल के आ रहे हैं कि नहीं, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सब आपको मिल रहे हैं जो है पहले ही क्लास से, ठीक है। तो अब लगातार इसको करते जाइए, 10 में 10 कोई रोक नहीं सकता, ये मैं पूरी की पूरी जो है गारंटी देता हूं।
बाकी देखो मैंने जीके दे ही रहा है, मैं जीके अभी करा ही रहा हूँ, जो हफ्ते में 2-3 क्लास दूंगा। और मैंने टाइम टेबल दिया था रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप लोग इंग्लिश का मैंने क्लास दिया, इतना महत्वपूर्ण क्लास था कि मैंने कहा कि सिर्फ 2 क्लास वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का दूंगा। सिर्फ 2 क्लास में ही आपका वन वर्ड खत्म, इसके आगे कुछ आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 नंबर 2 नंबर जितना भी वन वर्ड आता है बस 2 क्लास पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। उसकी पीडीएफ भी मैं देने के लिए तैयार था, लेकिन आपके क्लास पे, उस क्लास पे आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो जब आप लोग एक्टिव हो जाओगे पूरी तरह से, जब और कैंडिडेट एक्टिव हो जाएंगे तब मैं इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस दूंगा। बाकी मैथ के लिए बात हो रही है, 6 अक्टूबर से मैथ की भी क्लासेस देंगे। ठीक है, जो महापीडीएफ के अंदर जो आपके प्रैक्टिस सेट है मैथ के, उनके भी जो है वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। चलो, तो नेचुरल पीएल्स कंटेंट्स मोर देन 80% क्या होते हैं? जो प्राकृतिक मोती है उसमें 80% से अधिक क्या होते हैं? क्वार्टिज, सिलिका, सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और खुशखबरी मैंने बताई दी है, याद रखिएगा। कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की बुक महापीडीएफ 3.0 कल आ रही है 12 बजे के बाद, तो तैयार रहिएगा। मैंने कहा ही था, पॉकेट मनी बचा के रखिए। अगर 100 रुपए में लेनी है इसको पहले ही, ठीक है, तो पॉकेट मनी बचा के रखिए, क्योंकि पहले सिर्फ 200 कैंडिडेट को ये 100 रुपए में मिलेगी, उसके बाद आपको इसका पूरा प्राइस आपको पे करना पड़ेगा RS 200 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following glands is called the master gland of human body? ओहो, शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड या लीवर? किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का याद रखिएगा मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट? लोहा किस तापमान पर पिघलता है? शानदार क्वेश्चन है। तो लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रखना, इसी टेम्परेचर पे लोहा पिघलता है, 1538 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? अरे याद करो भाई साहब, ऑक्जेलिक एसिड स्पिंच, गुजबेरी, लेमन या टमारिंड किसमें पाया जाता है? स्पिंच में। याद करो, मैंने कहा कि क्या कहा था कि स्पिंच में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। स्पिंच को इसीलिए धोया जाता है, काट के जो है धोया जाता है, जिससे थोड़ी इसके ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्पिंच में ऑक्जेलिक एसिड ज्यादा होने के कारण छोटे बच्चों को 2 साल तक के, 2 से 3 साल या 4 साल तक के बच्चों को जो है, ठीक है, स्पिंच नहीं खिलाया जाता, पालक वगैरह नहीं खिलाया जाता है, छोटे एकदम छोटे बच्चों को। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है स्पिंच में, पालक में। चलो, द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ओहो, शानदार क्वेश्चन है। देखो, ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है लॉन्गर है, पीरियड ऑफ रिलेशन अराउंड द सन, जितना वो सूर्य के चक्कर लगाता है, जितना समय लेता है उससे अधिक समय, ठीक है, वो क्या करता है? खुद का जो है चक्कर लगाने में लेता है। ठीक है, याद रखो कि कौन सा ग्रह, मरकरी, जुपिटर, वेनस या नेपट्यून। गलत मत करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो मैं बताऊंगा अभी कितना समय लेता है, बताइए सही आंसर क्या होगा? गलत मत करिएगा। देखो, ये वेनस है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज देखो। देखो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं शुक्र ग्रह के बारे में। अभी जस्ट मैं एक और आपको वो बता करके आ रहा हूँ इंटरेस्टिंग चीज। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सूर्य का चक्कर, याद रखना, 225, ठीक है, 225 अर्थ डेज में, मतलब जिस हिसाब से हम लोग जो है डेज कैलकुलेट करते हैं, 225 अर्थ डेज में ये क्या करता है? सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और खुद के एक्सिस पे, ठीक है, खुद के एक्सिस पे इसको घूमने में 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। कितने लगते हैं? 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये आंसर याद रखना। तो 225 डेज, अर्थ डेज में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है और खुद के एक्सिस पे घूमने में इसको 243 अर्थ डेज लग जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ स्पीड? शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा, देखो ऐसा यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ यूनिट पूछ रहा हूँ। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा? किलोमीटर पर हावर ऑफ कोर्स होगा। मीटर स्क्वायर पर हावर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, बताइए सही आंसर क्या होगा? अरे मीटर स्क्वायर पर हावर कैसे होगा? घंटे में मीटर कैसे चलोगे भाई साहब? ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर हावर होगा, लेकिन मीटर स्क्वायर पर हावर कहां से हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ एनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इन किलोमीटर? एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पृथ्वी की सतह से कोई भी, जब हम लोग को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमारी, जहाँ पे वो कोई भी सैटेलाइट छोड़ी जाती है, वो क्षेत्र जो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कितने किलोमीटर पे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ एनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, कम से कम कितनी जो है ऊंचाई पे किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है पृथ्वी से? 36,000 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर, 48,000 किलोमीटर या 30,000 किलोमीटर? कितना होता है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, याद रखना है कितना, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, मासेज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, कह रहा है कि तारों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को आमतौर पर किसमें एक्सप्रेस करते हैं, किसमें व्यक्त करते हैं? उनके द्रव्यमान को, तारों के और आकाशगंगाओं के। अर्थ मास में, सोलर मास, लूनर मास या न्यूट्रॉन मास, क्या बोलते हैं उसको भाई साहब? उसको बोलते हैं सोलर मास, ठीक है, याद रखना। सोलर मास में किसमें वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं? सोलर मास लिख के एक्सप्रेस करते हैं। चलो, which of the following primarily produce नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन, क्या इनमें से कौन सा जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि पॉल्यूशन का एक कारण बनता है? सीएफएल लैंप, ऑटोमोबाइल बैटरी, पॉलीमर या डीजल इंजन? सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। देखो, जो डीजल वाले इंजन होते हैं, ठीक है, याद रखना, डीजल इंजन। अब डीजल इंजन में तुम्हारा कुछ, कोई भी, जितनी भी, चाहे वो गाड़ी हो या फिर जो पंप सेट वगैरह होते हैं जो गाँव में जिससे पानी वगैरह चलाया जाता है, उसमें भी तो डीजल ही पड़ता है ना, बताइए। पेट्रोल तो पड़ता नहीं है, पेट्रोल क्योंकि महंगा आता है, ठीक है। तो जितने भी डीजल इंजन हैं सभी एक तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव में जब पंप सेट वगैरह चलता है तो जो धुआं निकलता है पंप सेट से, उस धुएं की महक उनको बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसके सामने खड़े होकर के उस जो है धुएं को महकते हैं। भाई साहब, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है उस धुएं में, ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। अगर ज्यादा आपने वो कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो डीजल इंजन में जो है क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये डीजल इंजन, और वो एक तरह से एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव एनी यूनिट, इनमें से कौन सी मात्रा की कोई इकाई नहीं होती? स्पीड, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एक्सीलरेशन, बताइए। गति, घनत्व, सापेक्ष घनत्व या त्वरण, किसका नहीं होता है? रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्वांटिटी कह रहा हूं। जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी जो ये क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है सापेक्ष घनत्व का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोवेस्ट डेंसिटी, इनमें से किस मेटल की डेंसिटी सबसे कम होती है? लिथियम, आयरन, गोल्ड, वेनेडियम, किसका सही होगा? लिथियम की डेंसिटी इन चारों में सबसे कम होती है, ठीक है, याद रखना, लिथियम की डेंसिटी यहाँ पे लोवेस्ट है इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स, ध्यान से करिएगा, व्हाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज टेक अ राउंड शेप व्हेन ड्रॉप्ड ऑनटू अ प्लेन सरफेस, जब कभी भी पानी को, ठीक है, गिराया जाता है, जो ड्रॉपलेट्स, जो पानी के जो बूंदे गिरती है किसी प्लेन सरफेस पे, वो हमेशा राउंड शेप क्यों ले लेती है गिरने के बाद? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईडी करंट इन द एयर, ठीक है, ड्यू टू एक्सर्जन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ड्यू टू ग्रेविटी, हवा में एडी धाराओं की उपस्थिति के कारण, ईडी धाराएं बोलते हैं उसको, अणुओं द्वारा सतह तनाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखो, यहाँ पे ग्रेविटी तो होगा नहीं भाई साहब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं होगा, ईडी करंट भी नहीं होगा, क्या होगा? ड्यू टू एक्सर्शन ऑफ सरफेस टेंशन बाय द मॉलिक्यूल्स, अणुओं द्वारा सतह तनाव होता है, ठीक है, सतह तनाव के कारण होता है, ठीक है, एक्सर्ट करते हैं वो सतह तनाव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन बंगाल बेसिन, याद करो मैंने क्या कराया था, बंगाल बेसिन वाला, ठीक है। तो बंगाल बेसिन जो है आपका, वो वाटर पॉल्यूशन जो आपका बंगाल बेसिन में है, ठीक है, इनमें से कौन से एक चीज के कारण वो जो है वो वाटर पॉल्यूशन आपका बंगाल बेसिन में होता है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है वो, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैल्शियम, पोटेशियम। अरे याद करो भाई साहब, क्वेश्चन मैंने कराया था, आर्सेनिक का नाम लिया था, जो कि पानी के अंदर होता है, तो कैंसर का जो है क्या है, कारण बन सकता है अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं वाटर तो इसके रहते हुए, ठीक है। तो बंगाल बेसिन में यही आर्सेनिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्टेड, ओहो, अर्थ, यूरेनस, नेपट्टून या जुपिटर, कह रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अपने अच्छे अत्यधिक झुका हुआ है? देखो, इनमें से कह रहा है कौन सा जो है ग्रह अपनी एक्सिस पे घूमता हुआ, मतलब अपनी एक्सिस पे घूर्णन करते हुए बहुत ही अधिक झुका हुआ है। हालांकि आपका अर्थ भी झुका हुआ है, लेकिन सबसे अधिक झुका हुआ ग्रह कौन सा है? इसी के कारण इसको झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं इस ग्रह को। बताइए, अपनी एक्सिस पे जो है, अपने रोटेशनल एक्सिस पे ये बहुत अधिक जो है टिल्टेड है, बहुत अधिक झुका हुआ है। बताइए कौन सा ग्रह है?
अर्थ, यूरेनस, नेपट्टून या फिर जुपिटर? कौन सा है? यूरेनस ग्रह, ठीक है, याद रखना यूरेनस ग्रह है जो अपनी खुद की एक्सिस पे बहुत अधिक झुका हुआ है, इसीलिए इसको झुका हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलो, कार्ल लैंडस्टीनर इज नोन फॉर द डिस्कवरी विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्ल लैंडस्टीनर ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? क्रिस्कोग्राफ, रेडियो एक्टिविटी, ब्लड ग्रुप या एक्सरेज? किसका खोज किया था भाई साहब? ब्लड ग्रुप का इन्होंने खोज किया था। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जैसे ए बी, बी ए बी माइनस, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, है ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाइंग जेट पोसेसेस, कह रहे हैं कि ये उड़ने वाले जो जेट होते हैं उनमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, विंड एनर्जी होता है, या बोथ? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। बहुत ही जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपसे एक चीज बताया था, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ जो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, याद रखना, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? बढ़ती है, स्थित ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पहली बात तो वो अगर एक फ्लाइंग जेट है, जितनी हाइट पे है उस हिसाब से उतना उसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और वो उड़ रहा है, मतलब जो है क्या है? मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी, यानी दोनों है इसमें, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों प्रोसेस किया हुआ है मेरे भाई, गलत मत करना एग्जाम में, ठीक है। कोई भी उड़ती हुई चीज जो थोड़े हाइट वाली, जैसे जहाज हो गई, जेट हो गया, इन सब चीजों के बारे में अगर पूछता है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वो क्या है? प्रोसेस किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ठीक है, हाइट के अनुसार जो है स्थित ऊर्जा बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि वो एक हाइट पे उड़ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर? कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है धातु ठंडे या गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं करता? जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम या सोडियम? कौन सा होगा? मतलब पानी से अभिक्रिया करता ही नहीं है, दैट इज जिंक, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन पाल्म? कह रहा है कि इनमें से किसको अगर हाथ पे रखा जाए तो वो क्या है? मेल्ट हो जाएंगे। अब मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा तभी मेल्ट होगा। हमारी बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहीं ना कहीं इससे अगर कम जो है टेम्परेचर वाले अगर ये मेटल्स होंगे तभी मेल्ट होंगे। गैलियम, सीजियम, सीजियम या फिर सोडियम, लिथियम या सोडियम, सोडियम या गैलियम, क्या होगा बताइए? आपने कभी सुना है क्या कि सोडियम इतनी आसानी से गल गया? नहीं भाई साहब, लिथियम भी नहीं होगा, लिथियम की डेंसिटी सिर्फ कम होती है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम होगा, ठीक है, याद रखना, गैलियम और सीजियम, गलत मत करिएगा। तो गैलियम, देखो गैलियम और सीजियम का जो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो समथिंग समथिंग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इनको जैसे ही हम लोग जो है अपने हथेली पे रखते हैं, ठीक है, ये क्या है? तुरंत गल जाते हैं, ठीक है, मेल्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद रखना, हमारे ह्यूमन बॉडी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और गैलियम और सीजियम का 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हो याद करो, मैंने करवाया हुआ था। ये थर्ड पीरियड में पूछ रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में पूछ रहा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोस्ट जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा बताइए? सोडियम होगा भाई साहब। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्लोरीन, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम इज ए कॉमनली यूज्ड? कह रहे जर्मेनियम आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहां होता है? सेमीकंडक्टर, मॉडरेटर, इंसुलेटर या कंडक्टर के तौर पे? किस प्रकार में? सेमीकंडक्टर के रूप में जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, याद रखना, किस रूप में? सेमीकंडक्टर। चलो, विच प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज मेक देम पोर्टेबल? कि गैसों की कौन से गुण उन्हें पोर्टेबल बनाते हैं? गैसेज में कई गुण होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब गैस को कंप्रेस किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। देखो गैस जो है कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है ना, डिफ्यूजन उनमें अधिक होता है, और साथ ही में जो है कंप्रेसिबिलिटी उनकी एक बहुत ही जो है क्या है? यूनिक, ठीक है, प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो किसी भी उसको कंप्रेस करके किसी भी बर्तन में आप भर सकते हो, ठीक है, टैंकर में भर लो या फिर कहीं भर लो, वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो यही उनकी एक गुण है जो आप जो है इनको पोर्टेबल बनाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको कैरी किया जा सकता है। जैसे आप एलपीजी गैस सिलेंडर लेने जाते हो
तो वो गैस जो है आसानी से कैसे एक सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है कंप्रेस करके, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता जो है इनमें क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, याद रखना, ये आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओ हो, आयरन, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन या टॉर्च। भाई साहब ध्यान से करिएगा, आयरन मतलब कपड़ा प्रेस करना, तो वो इलेक्ट्रिक वो तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है आयरन, है ना। एक है आपका टेलीफोन, तो टेलीफोन भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है बताइए, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और एक है आपका टॉर्च, टॉर्च भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। और लास्ट आपका बचा इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन क्या कर रहा है बताइए, फटाफट बताइए। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, वो घूमता है ना, तो वो मैकेनिकल ही तो है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ उल्टा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा का एक परिवर्तन है। हिंदी वाला तो सही है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल चेंज ऑफ एन इलेक्ट्रिक, हाँ सही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिकल चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द एलिमेंट डैश इज एडेड टू मेक ब्रॉन्ज विद कॉपर एंड जिंक। शानदार क्वेश्चन है, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए, ठीक है, ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और जिंक के साथ में और क्या ऐड किया जाता है, क्या मिलाया जाता है, सही आंसर क्या होगा बताइए, डेट विल बी टिन होगा, ठीक है, SN, ठीक है, याद रखना। और अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ में पानी रिएक्ट क्यों नहीं करता है। ध्यान से सुन लीजिए, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जिंक जो है वो जैसे ही पानी के संपर्क में आता है वो एक प्रोटेक्टिव इनसॉल्यूबल लेयर बना लेता है, ठीक है। जैसे पानी के कंटेक्ट में आता है तो जिंक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव इनसॉल्यूबल लेयर बन जाता है, मतलब सॉल्यूबल घुलता नहीं है, और उसका नाम होता है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि वो उसमें पानी भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और जिंक के जब संपर्क में आता है तो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, वो याद रखना, ये मैं बता देता हूं आपको। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड नाम का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, इसलिए कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ में वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, याद रखना। तो द एलिमेंट एडेड टू मेक ब्रॉन्ज विद कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक में कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाता है ब्रॉन्ज बनाने के लिए, वो क्या है, टिन है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन फॉर यू, इसका आंसर फिर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी को कमेंट करके बताना है, शर्माना नहीं है, सबको बताना है। द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज कॉल्ड, शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि वो बिंदु जहां पे किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हेट्रेड सेंटर, सेंटर ऑफ मास या प्रेशर सेंटर। जो सही आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपके लिए बड़ी खुशखबरी दिया, याद रखिएगा कि कल, ठीक है, बड़ी खुशखबरी है, कल जिस डेट का हम लोग बार बार इंतजार कर रहे थे 28 सितंबर का, वो 28 सितंबर आ गया है। कल आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, 12 बजे के बाद 2 या 3 बजे करीब में मैं आपको वीडियो दूंगा, इसका महापीडीएफ लेने का कैसे तरीका बताऊंगा, कैसे लेना है, बुक भी दिखाऊंगा आपको, सारी चीजें बता दूंगा। समय पे ले लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 200 कैंडिडेट को ये 100 रुपए में मिलेगा, उसके बाद इसका पूरा प्राइस आपको 200 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, यानी कल आपसे मिलते हैं, ठीक है, महापीडीएफ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, चलिए बाय।